हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इसे हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, यानी हम अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री रन करना है या फिर घर पे, और ऑटोमोबाइल्स में जैसी पर्पस होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्यूल का चॉइस करते हैं या फिर फ्यूल को चूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम? क्या आप मतलब कुछ फ्यूल का नाम बता सकते हैं जो कि हमारे घर में इस्तेमाल होता है? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और कुछ ऐसे फ्यूल का नाम बताइए जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी आपको इसकी भी जानकारी ज़रूर होगी। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडंग, जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो हम काउडंग, वुड, कोल, चारकोल यूज़ करते हैं। और अगर व्हीकल की बात करें ऑटोमोबाइल्स में हम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यू आर यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, और मतलब आपने कैंडल बर्निंग मतलब मोमबत्ती को जलते हुए ज़रूर देखा होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक कोल? तो ये आपको डिफरेंस समझना है कि जब एक मोमबत्ती कैंडल जलती है और जब कोयला जलता है तो उनके जलने में क्या फ़र्क होता है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम। आप देखेंगे कि जो कैंडल जलती है तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है, फ्लेम के साथ जलती है कैंडल। लेकिन जब कोयला जलता है तब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट फ्लेम। तो बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जो कि बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम आगे यही जानेंगे कि जो केमिकल बर्निंग में जो केमिकल प्रोसेस होता है और कितने तरह का जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो किस किस तरह का जो फ्लेम जब बर्निंग होती है, बर्निंग का प्रोसेस होता है तो किस तरह का फ्लेम्स हमें देखने को मिलता है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंबशन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। हमने पिछली क्लास में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का एक्टिविटी किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हमने देखा था कि वहाँ पे जब मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। यही एक्टिविटी हम एक चारकोल के पीस को लेकर भी कर सकते हैं। एक आपको चारकोल होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर टू द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बंसन बर्नर। एक चारकोल का पीस आपको टंग की हेल्प से पकड़ के उसको कैंडल के फ्लेम के ऊपर या फिर बर्सन बर्नर के पास लाना है। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम देखेंगे कि चारकोल जो है एयर की हेल्प से जलेगा। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर, और हमने देखा कि जो कोयला होता है वो भी जलता है। प्रोड्यूसिंग, जब कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलता है। अब यहाँ पे एक जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक डेजलिंग फ्लेम की जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस होता है। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एक मेन रोल प्ले करता है। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट देता है। द सबस्टांस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और जो ये सबस्टांस इस केमिकल प्रोसेस के गो थ्रू होता है, अंडरगो होता है, तो उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सबस्टांसेस। इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, या फिर इसे एक फ्यूल भी कह देते हैं क्योंकि उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, फ्यूल जो हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कभी कभी जो जब फ्यूल जलता है तब हमें लाइट भी देता है, इधर एज अ फ्लेम और एज ग्लो। या तो वो मतलब फ्लेम के तौर पे देगा लाइट, या फिर हाँ वो ग्लो करेगा, चमकेगा।
इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सबस्टांसेस। तो हमने जो ऊपर दो एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम और चारकोल का, तो ये क्या है, एक तरह से कंबस्टिबल सबस्टांस है। बूझो इज सेइंग वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसा कि हमने प्रीवियस रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो फ्यूल जो फूड है वो हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है, यानी वो भी जब फ्यूल भी जब डाइजेस्ट हो जाता है तो अब हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। तो एक फूड भी जो है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। पहली सेइंग rightly so in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced। यानी हमारी बॉडी में जो फूड को ब्रेक किया जाता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से और उससे हीट प्रोड्यूस होता है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ा। नाउ कम टू एक्टिविटी 4.1। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। कुछ मटेरियल हमें कलेक्ट करना है जैसे स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। तो एक एक करके आपको इसको जलाने की कोशिश करनी है। इफ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर कंबशन हो रहा, अगर बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है तो उस चीज़ को हम कह देंगे कि वो मटेरियल कंबस्टिबल है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कंबस्टिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए वुड, पेपर, आयरन नेल, केरोसिन, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैस्टिक, ग्लास। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ों को आप कंबस्टिबल कहेंगे और कौन सी चीज़ें हैं इनमें नॉन कंबस्टिबल। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। क्या आप और किसी सब्सटेंस का भी के बारे में बता सकते हैं जो कि कंबस्टिबल है और जिसका नाम इस टेबल पे नहीं दिया हुआ। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। अब हम उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कंबस्शन होता है। क्या कंडीशन है जो कि कंबस्शन के लिए फेवरेबल है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4.2। कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जलते हुए कैंडल को पकड़ने हैंडल करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। एक कैंडल को जला लीजिए टेबल पे। पुट सम ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। एक ग्लास से उसको कवर कर दीजिए। रेस्ट इट फॉर अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। इस तरह से आपको रखना है थोड़ा ऊपर वुड के पीसेस के ऊपर ताकि उसमें नीचे से एयर जा सके। ऑब्जर्व द हैपन्स टू द फ्लेम। आपको देखना है कि फ्लेम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिगर 4.2a को देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो एक फ्लेम के साथ जल रही है। सेकेंड, नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपको वुडन ब्लॉक्स जो आपने नीचे रखा है उसको हटा देना है और जो कैंडल है उसको, जो चिमनी आपने कवर किया है कैंडल को, उसे हम वुड के कांटेक्ट में ले आएंगे। पुट द ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। और एक ग्लास प्लेट को चिमनी के ऊपर रख देना है, कवर कर देना है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर आपको फ्लेम को देखना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट। फिर थर्ड सी पार्ट में करना है कि ऊपर से भी उसे कवर कर देना है। वॉच द फ्लेम अगेन। व्हाट हैपन इन द 3 केसेस। आप क्या उसको ऑब्जर्व करेंगे तीनों केसेस में। डज द फ्लेम फ्लिकर्स ऑफ। क्या फ्लिकर कर रहा है या फिर वो इट फ्लिकर्स एंड गिव स्मोक दे रहा है, वो धुआं दे रहा है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, या फिर वो बिना उस पर कोई फ़र्क पड़े ही वो आसानी से जल पा रहा है। कैन यू इन्फेयर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय द एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्या आप एयर के रोल को समझ पा रहे हैं कि बर्निंग में वो कितनी हेल्प करता है। वी फाइंड दैट द फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हम ये एक्टिविटी करने के बाद ये समझ पाएंगे कि जो एयर है, एयर का प्रेजेंस जो बर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बिना एयर के प्रेजेंस के बर्निंग पॉसिबल नहीं है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जब एयर जो है चिमनी के नीचे से एंटर कर रहा है। और केस बी में जब इट डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द, नीचे से एंटर नहीं कर पा रहा है एयर केस बी में, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। तो फ्लेम क्या हो रही है, फ्लिकर कर रही है और फिर स्मोक, उसमें से धुआं निकल रहा है। इन केस सी में जब हमने एयर को बिल्कुल ही बंद कर दिया, गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, एयर की अवेलेबिलिटी को बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो वहाँ पे फ्लेम नहीं जल पाया। We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion?
हमने ये देखा है कि जो सन है हमारा वो उसकी अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, या फिर वो हीट एंड लाइट उसकी अपनी होती है। तो क्या ये भी एक तरह से कंबशन है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। जो सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। नाउ कम टू एक्टिविटी 4.3। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन द आयरन प्लेट और तवा। तवा के ऊपर आपको एक बर्निंग वुड मतलब एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा या फिर चारकोल रखना है। उसको ग्लास जार से कवर कर दीजिए या टम्बलर से और प्लास्टिक जार से। डज द डज चारकोल स्टॉप बर्निंग। फिर आपको देखना है कि क्या वो चारकोल ने जलना बंद कर दिया। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग। क्या आप अब तो आप बता ही सकते हैं कि क्यों उसने जलना बंद कर दिया होगा। क्योंकि हमने ऊपर की एक्टिविटी में देखा कि जब हम एयर की प्रेजेंस को एयर को हटा देते हैं या फिर एयर के कॉन्टेक्ट किसी भी चीज़ जलती हुई चीज़ का एयर से जो कांटेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं तो आग भी नहीं जल पाती, यानी बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाता। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस वाई। तो जब किसी पर्सन का जो क्लोथ होता है अगर वो किसी तरह से आग पकड़ लेता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। तो वो क्या करता है, ब्लैंकेट जो है एयर को पास नहीं होने देता और आग जो है बुझ जाती है। तो यहाँ पे एक फिगर में आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ कैच कॉट फायर। ऐसे पर्सन का इमेज है जहाँ पे जिसके कपड़े ने आग पकड़ ली और फिर उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। नाउ रिकॉल सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस। आपने अगर अपने आसपास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तो उसको रिकॉल करके देखिए। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। जो मैस्टिक होती है तो क्या उसमें अपने आप चलती है वो। तो यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न्स व्हेन बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। जब हम जलती हुई मैस्टिक को एक पेपर के पास लाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाती है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग a lighted mastic near it. Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in a wood or coal? और लेकिन जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को और या फिर कोल को जलाने के लिए हमें प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है बर्निंग का, तो हम केरोसिन या फिर केरोसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। हैव यू हर्ड द फॉरेस्ट फायर। और आपने क्या फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब गर्मी का सीज़न होता है वो तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एट सम प्लेसेस जो ड्राई ग्रास होता है उसमें अपने आप ही फायर कैच हो जाता है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्री। और जब घास में आग लगती है तो वो ऊपर पेड़ों पे तक भी पहुँच जाती है। इस एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर। और बहुत जल्दी ही पूरे जंगल में आग लग जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। और जब इतनी बड़े लेवल पे जब फायर फैल जाती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या इन सब से आप क्या वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंस है वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करती है। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो सब्सटेंस फायर कैच करता है या फिर जलना शुरू होता है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इसको आप ध्यान में एक बार डेफिनेशन को रखिएगा। कैन यू टेल नाउ वाई द मैस्टिक डज नॉट कैचेस फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। जो मैस्टिक होती है हमारे घर में वो क्यों नहीं अपने आप ही आग पकड़ लेती है। वाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। क्यों वो जो है मैच बॉक्स के साइड्स में जब हम उसको रब करते हैं तभी फायर कैच करती है। द हिस्ट्री ऑफ द मैस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैस्टिक की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वो डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैस्टिक इन द इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता था पाइन वुड का छोटे छोटे पीसेस को सल्फर में डिप करके उसे मैचेस के तौर पे यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और जो हम आज की डेट में जो हमारे घरों में मैच बॉक्स पाया जाता है वो 200 साल पुराना है, यानी हम पिछले 2 साल से इसे यूज़ करते आ रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च
R was applied on the head of the match made for the suitable wood. तो जो मैस्टिक के ऊपर हेड पे जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का और वाइट फॉस्फोरस का। उसमें थोड़ा सा ग्लू मिला के उस एंड स्टार्च की हेल्प से उसको हेड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। व्हेन द स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब उसको हम रफ सरफेस पे रब करते हैं, वाइट फॉस्फोरस जो होता है उसमें जो वाइट फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो इग्निशिएट हो जाता है हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और इसीलिए जो है फिर कंबशन जो है शुरू हो जाता है मैच में। However, white phosphorus proved to be dangerous for both the workers involved in the manufacturing of the matches and for the users. White phosphorus जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को भी और यूजर्स के लिए भी थोड़ा सा डेंजरस होता है। These days, the head of the safety matchbook contain only antimony trisulfide and potassium chlorate. जो आजकल जो हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं उसकी हेड पे सिर्फ एंटीमनी से ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, जिसको कि रब करने पे हैज़ पाउडर्ड ग्लास, जहाँ पे हम रबिंग जो सरफेस होता है वहाँ पे पाउडर्ड ग्लास लगी होती है, एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, और वहाँ पे थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, थोड़ा सा कम डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। व्हेन द मैच इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब हम उसको रब करते हैं, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तो उसमें से जो थोड़ा रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, और उससे वो इजीली रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करके मैचस्टिक के हेड में वो हीट प्रोड्यूस करता है और इनिशिएट करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, फिर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें, मतलब क्या यूज़ होता है मैचस्टिक को बनाने के लिए, तो इसके कंपोनेंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। We find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its initial temperature. यानी इसका मतलब कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो तब तक फायर नहीं कैच करते हैं, तब तक वो नहीं जल पाते हैं जब तक कि उन्हें उनके इग्निशन टेम्परेचर तक न लाया जाए। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचेस फायर व्हेन द फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग फॉर बर्निंग स्टोव? आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर हम गैस ऑन करके और उसमें ऑयल डाल के छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो कुछ समय बाद उसमें से धुआं निकलने लगता है और वो आग पकड़ लेता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैचेस फायर। केरोसिन ऑयल और वुड जो है वो अपने आप ही आग नहीं पकड़ता है रूम टेम्परेचर में, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, जब हम केरोसिन ऑयल को गर्म करते हैं, इट विल कैच फायर, वो आग पकड़ने लगता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, जब हम लकड़ी को थोड़ा गर्म करेंगे तभी वो हीट नहीं पकड़ेगा, फायर कैच नहीं करेगा। डज इट मीन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ द फूड? यानी इसका मतलब है कि केरोसिन ऑयल का जो है इग्निशन टेम्परेचर वुड से कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये भी है कि अगर इग्निशन टेम्परेचर किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का अगर वेरी लो है तो उसे हमें केयरफुली रखना पड़ता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू 1, और इसीलिए किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या चाहिए कि वो उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। Caution to be careful while handling burning candle. Now activity 4.4. Make 2 paper cups by folding a sheet of paper. 2 पेपर कप बनाने, पेपर को फोल्ड करके फिर उसमें 50 ml तक वाटर डालना है इसमें एक कप में और उसको गर्म करना। बोथ द कप सेपरेटली विद द हैंडल ऑफ वॉट, दोनों कप को गर्म करना। हीट बोथ द कप सेपरेटली, दोनों को सेपरेटली क्या करना आपको, गर्म करना। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक पेपर कप जिसमें कि वाटर फिल है और दूसरा खाली है, सिर्फ पेपर है उसमें। हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप, यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप? तो आपको ये बताना है कि जो खाली पेपर कप है उसका क्या हुआ। व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, और जिसमें हमने थोड़ा पानी डाला था उसके साथ क्या आपने ऑब्जर्व किया,
डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या इस कप में जो वाटर था वो गर्म हुआ? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कप को हीट करते रहे, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, तो हम क्या करेंगे, पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेनन? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो पानी हमने पेपर कप में लिया है वो कंडक्शन के प्रोसेस की वजह से वो हीट जो है पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है जब हम कप को हीट कर रहे हैं तब। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर प्रेजेंट होता है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच, वो पेपर जो है अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच नहीं कर पाएगा। हैंस इट डज नॉट बर्न, और इसीलिए वो जलेगा ही नहीं। तो द substance which have a low ignition temperature and can easily catch fire with the flame is called inflammable substance। तो ऐसा सबस्टांस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और बहुत आसानी से जिसमें कि फायर कैच कर लेता है, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। इसका एग्जांपल हो सकता है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, इट्सीट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इन्फ्लेमेबल सबस्टांसेस? क्या आप और किसी इन्फ्लेमेबल सबस्टांसेस के नाम बता सकते हैं? नाउ कम टू टॉपिक 4.2, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे? पहले तो हमने जान लिया कि हम फायर मतलब जला कैसे सकते हैं, कैच कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यू मस्ट हैव सीन एंड हर्ड फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। कभी कभी घरों में फायर ब्रेकआउट हो जाता है, शॉप्स में हो सकता है, फैक्ट्रीज में भी हो सकता है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, जब आपने इस तरह का एक्सीडेंट कहीं देखा हो, तो राइट अ शॉर्ट नोट डिस्क्रिप्शन, आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हैं और इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। अपने एरिया के फायर सर्विस को टेलीफोन नंबर क्या है उसके बारे में पता कीजिए। जब आपके आसपास या फिर आपके घर में फायर ब्रेकआउट हो और या फिर नेबरहुड में, तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे कि आप फायर सर्विस को कॉल करेंगे। इट इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट टू कॉल ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। और हम सभी को जो है फायर सर्विस का नंबर पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब कौन उनका टेलीफोन नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए कि फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर के साथ जब फायर के ऊपर पानी डाला जा रहा है तो वो आग बुझा रहे हैं उससे। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपकी सिटी में या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? तो जब फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करता है? ये पानी पोर करते हैं वाटर फायर पे। वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। जब हम आग पे पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो, यानी इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर और नीचे आ जाता है एंड इससे फायर जो है फैलने से बच जाता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, और जो कंबस्टिबल मटेरियल उसके अराउंड वाटर वेपर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि सप्लाई, एयर का जो सप्लाई होता है वो फायर के कॉन्टैक्ट से ख़त्म हो जाता है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश, और इस तरह से आपको बुझाया जाता है। यू हैव लर्न दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो हमने पूरे इसमें ये जाना कि 3 चीज़ें हैं जो कि हमें फायर को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो पहला क्या है? फ्यूल, दूसरा एयर या फिर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड तीसरा है हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो फ्यूल बर्न करना शुरू हो जाएगा। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ द मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। फायर कैन बी, और इस तरह से 3 चीज़ों में से अगर हम किसी भी एक चीज़ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फायर को जलने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो फायर को हेल्प करते हैं उसको जलने में। ठीक है, तो पहला है फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हीट, इग्निशन टेम्परेचर। फायर, और इनमें से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो वो फायर जो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है कि जो फायर जल रही है उसमें से एयर का सप्लाई को कट करना,
उसके टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाना, या फिर दोनों। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated. If for instance a building catches fire, the whole building is a fuel. अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो पूरी बिल्डिंग जो है एज अ फ्यूल काम करेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो आग बुझाने में काम आता है या फिर यूज़ किया जाता है वो है पानी। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक, लेकिन पानी हर जगह हर आग को बुझाने में काम नहीं आ सकता। सिर्फ ये पानी जो है वुड या फिर पेपर, अगर वुड किसी लकड़ी में आग लग जाए या पेपर की चीज़ों में आग लग जाए तो उसे ही बुझाने में काम आती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में फायर आ जाए तो वाटर तो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, और जो इस तरह से पानी को जो डालने का कोशिश करेंगे उनको भी हार्म करेगा। तो वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक में अगर किसी में आग लगती है या फिर ऑयल या पेट्रोल में, तो यहाँ पे पानी काम नहीं आता। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल? क्या आपने देखा कि वाटर जो है ऑयल से हैवी है? सो इसीलिए तो ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सो इट सिंक्स डाउन बिलो द ऑयल। तो इसीलिए अगर जब हम पानी डालेंगे तो वो ऑयल के नीचे जाके बैठ जाएगा, एंड ऑयल की बर्निंग ऑन द टॉप, और आग जो है ऊपर जलते ही रहेगा। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जब अगर फायर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो या फिर कोई ऐसी इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर मटेरियल लाइक पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल में आग लग गई हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आग लग गई हो, तो अब वहाँ पे उस आग को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से भारी होता है, तो ये कवर कर देता है फायर को एक ब्लैंकेट के जैसा। इसीलिए जो कांटेक्ट है फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ वो कट ऑफ हो जाता है, और इस तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया जाता है। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इट मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाता। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कैसे? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। तो हमने देखा होगा कि हर जगह जो होता है, मान लीजिए शॉप पे या घरों में आजकल लगाया जाता है एक सिलेंड्रिकल, उसमें सिलेंडर में उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे एज अ लिक्विड की फॉर्म में। इन वॉट फॉर्म? द एलपीजी स्टोर्ड इन द सिलेंडर। तो जो सिलेंडर में हम एलपीजी रखते हैं वो भी तो लिक्विड की फॉर्म में ही रखते हैं। तो व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब उसे सिलेंडर से निकाला जाता है, CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली इन द वॉल्यूम, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसमें से, और कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है। सो इट डज नॉट फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इस तरह से वो एक ब्लैंकेट का काम करता है फायर के ऊपर, और दूसरा कि वो टेम्परेचर को भी डाउन कर देता है, फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कंप्रेस्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल। दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ कर सकता है कि हमें जो ड्राई पाउडर होता है केमिकल का, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो इससे भी हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। नियर द फायर दिस केमिकल गिव ऑफ CO2। जब हम इसको फायर के कांटेक्ट में लाते हैं इन सब केमिकल को, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, तो हमें उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने तरह का होता है? ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, एक मैस्टिक लेना है जलता हुआ, गैस लाइटर या फिर गैस का लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस एंड व्हाट। जब हम लाइटर ऑन करते हैं तो क्या होता है? गैस ऑन करने के बाद बर्नर जलने लगता है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न रेपिडली एंड प्रोड्यूसेस, तो गैस जो जल रही होती है उसमें से हीट और लाइट निकलता है।
इस तरह के कंबशन को हम कहते हैं रैपिड कंबशन। इस तरह के कंबशन को हम क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन, जिसमें कि जो गैस है वो रैपिडली जलेगा एकदम और उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट द रूम टेम्परेचर। एक फॉस्फोरस ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी उसको रख देते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। The type of combustion in which the material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो इस तरह के combustion जहाँ पे अपने आप ही कोई भी जो मटेरियल है वो अपने आप ही फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये टर्म याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और ये होता कैसे। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टरियस फायर इन द कोल माइन। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा या फिर आपके आसपास कोई कोल माइंस होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अपने आप ही आग लग जाती है। तो वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। जंगल में जो आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जो होता है, तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से या फिर जब समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हीट की वजह से जो होता है छोटे छोटे घास वो आग पकड़ लेते हैं। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बींग। लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होता है वो हमारे ह्यूमन बींग के केयरलेसनेस, लापरवाही का नतीजा होता है। It is also important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving the forest after a picnic or a visit। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कहीं फॉरेस्ट में जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो हमें जो भी हमने कैंप फायर किया हो उससे कम्प्लीटली बंद करके आना चाहिए, उसे बुझा के आना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्रैकर्स को जलाते हैं। तो व्हेन अ क्रैकर इज इनिशिएटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम क्रैकर को जलाते हैं तो सडन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें, एंड टेक्स प्लेस द इवोल्यूशन। उससे हीट और लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस का भी रिलीज होता है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। और जब हम क्रैकर को जलाते हैं तो वो एक तरह से एक्सप्लोजन कहलाता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। और एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब हम क्रैकर्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 4.4 फ्लेम। ऑब्जर्व एंड एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम को आपको देखना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। आप कलर को उसके कलर को देख के बता सकते हैं कि उसका कलर कैसा है। और व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। और या फिर आप किसी कैंडल को जला के देखिए कि उसके फ्लेम का कलर कैसा है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखा था तो उसमें से वाइट लाइट निकलती हुई हमें नज़र आई थी। तो इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम कैन यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं जला के देखा हो तो आप उसको जला के उसके फ्लेम जो फॉर्म करता या नहीं कर रहा उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप कैंडल की फ्लेम को देख सकते हैं और गैस स्टोव की फ्लेम को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प का, कैंडल का, एंड बंसन बर्नर के कैंडल का फ्लेम आप देख सकते हैं। Record your observation and mention whether on burning the material forms of flame or not। और इन सब को जला के आपको देखना है कि वहाँ पे फ्लेम फॉर्म हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक 4.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइट अ कैंडल। एक कैंडल को जलाना है। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग। आपको एक ग्लास ट्यूब को लेना है और उसको टंग की हेल्प से पकड़ के उसको रखना है। इंट्रोड्यूस्ड इट एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल। जो नॉन फ्लिकरिंग कैंडल का डार्क जोन है उसमें आपको इसको प्लेस करना। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड। और एक एंड पे एक मैच स्टिक जला के रखना है। डू यू सी द फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। सो इफ सो
व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस द फ्लेम। तो अब ऐसा क्या है कि मतलब फ्लेम को वो जैसे उसमें फायर कैच कर लेता है। नोटिस द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। और जो विक के नज़दीक जो वैक्स होता है वो क्या होता है, आसानी से मेल्ट होने लगता है कैंडल में। द सबस्टांस विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, जो ऐसा सबस्टांस जो कि बर्निंग के समय क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, वेपराइज हो जाए और फ्लेम देता है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। इसमें जो बर्निंग के समय जो सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है उसी से फ्लेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केरोसिन ऑयल या फिर मॉल्टन वैक्स है, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड। ठीक है, तो इससे विक के थ्रू वो ऊपर आ रहा है और वो वेपराइज हो जा रहा है, उसी से हमें क्या मिल रहा है, फ्लेम मिल रहा है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। चारकोल जो है वेपराइज नहीं होता है, एंड सो इट डज नॉट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। तो आप देखते हैं कि कैरोसिन से जब पहले हम लैंप जलाते थे तो उसमें जो विक यूज़ करते थे, एक पट्टी वाइट कलर की कपड़े की या फिर किसी भी चीज़ का, कॉटन की होती थी, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी अपने अंदर कैरोसिन, और जब हम उसको जलाते थे तो उसमें से वो वेपराइज हो जाता था कैरोसिन, और इस तरह से हमें वो फ्लेम देता था। तो वही सेम चीज़ जो है वैक्स के साथ भी हो रहा है, कैंडल में भी हो रहा है, और लेकिन ये चारकोल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो है ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। इन एक्टिविटी 4.5 कुड द वेपर ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी कॉज द फ्लेम प्रोड्यूस। जो वेपर आ रहा है वही कॉज कर रहा है फ्लेम। तो आप समझ चुके होंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टीडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन। जब जल रहा होगा कैंडल का फ्लेम, तब आपको उसके ऊपर ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड रखना है। लुमिनस जोन, जहाँ से कि लाइट निकल रही है वहाँ ऊपर वाले जोन में रखना है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टंग, एक टंग की हेल्प से उसको पकड़ के रखना है आपको। एंड फॉर 10 सेकेंड देन रिमूव, उसके बाद उसको रिमूव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जैसा बन गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 4.11 में कि एक ब्लैकिश रिंग जैसा बन गया है। इट इंडिकेट दैट डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन। जो ल्यूमिनस जोन होता है वहाँ से क्या निकल रहा होता है, अनबर्न्ट, जो नहीं ठीक से जला होता है कार्बन पार्टिकल, वहाँ से वो रिलीज हो रहा है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द लुमिनस जोन। और उसके बाद क्या करना है, एक कॉपर वायर को लुमिनस जोन से थोड़ा अंदर की तरफ उसे लुमिनस जोन के अंदर रखना है। आउट नोटिस लॉन्ग वायर नॉन inside the non-luminous zone of the flame for 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame, जो कि बिल्कुल फ्लेम से आउटसाइड होगा, वो क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। डज इट इंडिकेट द नॉन लिमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, जो नॉन लिमिनस जोन है वो क्या है, उसका टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर है। इनफैक्ट द दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और ये जो पार्ट होता है वो बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जो बाहर का जो पार्ट है वो बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट है। आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन ब्लू कलर का दिखता है हमें। यहाँ पे आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। और जो बीच में मॉडरेटली हॉट, फिर है लीस्ट हॉट, और जितने हम इनसाइड आते रहेंगे फ्लेम के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम गर्म जो जगह है वो मिल जाएगी हमें। यहाँ पे वैक्स कैंडल देख सकते हैं, वो विक का इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ट वैक्स वेपर या फिर ब्लैक कलर का दिखेगा आपको। फिर मिडिल में उसके ऊपर मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन, यानी जो येलो लाइट दिखेगी आपको, और आउटर जोन जिसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा। तो डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन, जो ये आउटर मोस्ट जोन है जो बिल्कुल कंप्लीट कंबशन जहाँ पे हो रहा है, तो गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप की मदद से वो उसको ब्लो कर रहा है, उससे गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट किया जा रहा है। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है। गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक पाइप से वो ब्लो करके गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि टाइप ऑफ फ्यूल में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। तो इसमें सॉलिड में कोल, लिक्विड में केरोसिन ऑयल और गैसेस में नेचुरल फ्यूल का एग्जाम्पल दिया हुआ। आपको भी इस तरह से एग्जाम्पल को सोच के यहाँ पे इस टेबल को फिल करना है।
नाउ कम टू टॉपिक नेक्स्ट 4.6 व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड। जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। इन सब सब्सटेंसेस को ही हम फ्यूल कहते हैं। तो एक अच्छा फ्यूल होने के लिए उसको मतलब अवेबिलिटी उसकी रेडली अवेलेबल होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए और वो आसानी से मॉडरेट टेम्परेचर पे वो मॉडरेट रेट पे जलना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस और इसका एक अच्छा अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होना चाहिए उसमें से। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और उसमें से कम या फिर ना के बराबर उसमें से अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उसमें से लेफ्ट बचे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फ्यूल या फिर एक अच्छा फ्यूल गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा कि एक अच्छा फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन कौन सा है, तो आपको वो चूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इसी तरह से आइडल फ्यूल भी पूछा जाता है, या फिर ये किसी कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर सीटेट में हो, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल, यानी आइडियल फ्यूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है किसी भी। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, यानी हम ऐसे फ्यूल को देखते हैं जो कि पर्टिकुलर नीड को हमारा फुलफिल कर सके। ठीक है, फ्यूल डिफर इन कॉस्ट, अलग अलग फ्यूल का अलग अलग कॉस्ट होता है। कुछ जो होते हैं सस्ते होते हैं और कुछ जो होते हैं महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू। आपको ऐसे फ्यूल का लिस्ट बनाना है जिसके बारे में आप जानते हैं, और उनको ग्रुप करना है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है। वो जो टेबल अभी आपने देखा था 4.2 4.3। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक 4.7 फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग, यानी काउडंग का इस्तेमाल करके आपको ये दिया जाए कि पानी को बॉयल करने का काम कोल और उस या फिर कोल का इस्तेमाल करके या फिर एलपीजी का इस्तेमाल करके आपको पानी बॉयल करने के लिए दिया जाए, तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? आप इनमें से कौन सा फ्यूल चूज़ करेंगे? गिव योर रीज़न, और उसका कारण भी बताना। तो यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। तो डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या इन तीनों को जब आप जलाएंगे तो क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है कैलोरीफिक वैल्यू का, कि जब हम किसी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट, जब हम 1 kg फ्यूल को पूरी तरह से जहाँ पे कंप्लीट कंबशन से जो हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे ही हम उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए काउडंग केक का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 6000 टू 8000, वुड का 17000 टू 22000, कोल का 25000 टू 33000, पेट्रोल का 45000, केरोसिन का 45000, डीजल का 45000, मीथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55000, बायोगैस 35000 टू 40000 एंड हाइड्रोजन का कितना है देख लीजिए 1,50,000। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन का है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में इसको ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। बर्निंग ऑफ द फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, और जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी मिलता है। द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और इसका जब हम फ्यूल का कंजप्शन जब हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रहा है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, पेट्रोल, कोल रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन, जो ये वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, तो ये इन सब से अनबर्न जो कार्बन फ्यूल है, इन सब में कार्बन कंटेंट, और जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इससे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, और इससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने का खतरा होता है, कि जैसे कि अस्थमा। ठीक है,
सेकेंड है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और ये बहुत पॉइजनस गैस है। इससे डेंजरस इसीलिए अगर हम किसी बंद कमरे में कोल को नहीं जलाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, इसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो किसी भी पर्सन को मार सकती है, ठीक है, किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। ओ सो that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire on it। इसीलिए हमें कभी भी अपने रूम में जब हम बंद करके सो रहे हो तो उसमें कोई भी कोल जलता हुआ कोयले की आग नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जब भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है एयर में वो बढ़ जाता है एंड इसी से ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल टर्म, ये इसे लर्न करिएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक तरह से एटमॉस्फेयर का अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का राइज होना। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, विच लीड टू इससे सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, और इससे कोस्टल एरियाज में फ्लड की कंडीशन बन रही है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो थोड़े लो लेइंग एरिया हैं जहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं वो पूरी तरह से समुद्र में सबमर्ज्ड हो रहे हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। जब कोल और डीजल को जलाया जाता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो कि एक्सट्रीमली सफोकेटिंग होता है और कोरोसिव गैस है। मोरोवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन है गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन, और जो सल्फर का और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो रेन वाटर में डिजॉल्व होके एसिड फॉर्म करता है, और इस तरह का जो रेन होता है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप। ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है, बिल्डिंग के लिए और सॉइल के लिए भी हार्मफुल होता है। द यूज़ ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो हम इस तरह से स्विच कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल फ्यूल से हम सीएनजी की तरफ स्विच कर रहे हैं, बिकॉज सीएनजी जो है थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, और सीएनजी जो है एक क्लीनर फ्यूल भी है। तो यहाँ पे हम अब कीवर्ड्स को देख लेते हैं। एसिड रेन, क्लोरोफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, explosion, flame, fire extinguisher, fuel, fuel efficiency, global warming, ideal fuel, ignition temperature, inflammable substances। समरी देखते हैं। द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस विच बर्न्स इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो भी सब्सटेंस जलते हैं एयर की हेल्प से उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन, जब प्रोसेस होता है कंबशन का तो वहाँ पे हीट और लाइट हमें मिलती है। जो इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जो कि लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर कैच करता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो बहुत आसानी से कम टेम्परेचर पे भी बिल्कुल जलना शुरू हो जाता है या फिर फायर कैच कर लेता है। फायर को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल रिमूविंग ऑफ जो कंडीशन जो चाहिए हमें, उनमें से अगर हम किसी भी एक को रिमूव कर देते हैं तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर। ज़्यादातर जो है हम पानी का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल करते हैं। वाटर कैनॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल। और जहाँ पे आग की वजह अगर फायर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लग जाए या फिर ऑयल की वजह हो से लग जाए तो वहाँ पे पानी इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ पे बहुत अलग तरह का कंबशंस होते हैं, जैसे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन भी होता है। देर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम का 3 डिफरेंट जोन होता है, डार्क जोन, लुमिनस जोन एंड नॉन लुमिनस जोन। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है, एक आइडियल फ्यूल वो होता है जो कि सस्ता हो, आसानी से अवेलेबल हो और आसानी से जल भी जाए।
और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो। इट हैज़ हाई क्लोरिफिक, मतलब उसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा हो। इट ज़्यादा हार्मफुल गैसेस या फिर रेसिड्यू प्रोड्यूस ना करता हो, और दैट जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे या हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो। फ्यूल डिफर इन डिफरेंट देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, अलग अलग फ्यूल की अलग अलग एफिशिएंसी और कॉस्ट होती है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ क्लोरिफिक वैल्यू एंड इज इट एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट किलोजूल पर केजी। जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको हम क्लोरिफिक वैल्यू के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर केजी है। जो अनवर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एयर के में, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट होता है, और उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को हेल्थ इश्यूज होते हैं। इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है फ्यूल का, वो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। इंक्रीज पर जब हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। ऑक्साइड जो होता है सल्फ़र का और नाइट्रोजन का, उस जिसे कोल और जब हम कोल को, डीजल को और पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे एसिड, वो ऑक्साइड जो होता है सल्फ़र और नाइट्रोजन का, उससे एसिड रेन कॉज होता है, जो कि हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे उसमें आपका क्लियर करूँगी हम कमेंट से देखकर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।